Hey guys, hope you all are doing well. So today we'll be starting the new chapter Income Determination and Multiplier. This chapter is from the unit Demand, class 12th Macroeconomics. So yeah, without wasting time, let's begin. सबसे पहले अपन बात करेंगे इक्विलिब्रियम की. तो इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पर आपका एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू द एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है. सो दिस इज द थ्योरी विच इज़ गिवन बाय सर काइनेजियन. उन्होंने कहा था कि जब इक्विलिब्रियम एक इकोनॉमी में तब इस्टेब्लिश होगा जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू इक्वल आएगी. यानी कि एक इकोनॉमी में जितना डिमांड कर रहे हैं लोग गुड्स एंड सर्विसेज को, उतनी ही गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं दे आर विलिंग टू सप्लाई एज वेल. ओके. तो काइनेजियन के हिसाब से ये जो थ्योरी है, इक्विलिब्रियम की जो थ्योरी है कि हाउ टू फाइंड द इक्विलिब्रियम, ही सेड दैट देयर आर टू अप्रोचेस टू फाइंड आउट और टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम. फर्स्ट बाय एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि आप सिंपल सा पूरे डिमांड मतलब जो इकोनॉमी है उसकी डिमांड देख लो, इकोनॉमी की सप्लाई देख लो और इस हिसाब से आप इक्विलिब्रियम बता दो कि भाई इस पॉइंट ऑफ इनकम पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रहा है. दूसरा अप्रोच इन्होंने बताया सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. ठीक है. तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच का लॉजिक क्या है वो हम यहाँ पर इस फॉर्मूला या फिर डेरिवेशन से समझेंगे. तो बेसिकली ये तो हमें पता है कि ए डी इज इक्वल टू ए एस. दिस इज़ द सिचुएशन इन एनी इक्विलिब्रियम, राइट. तो हम इसको लेकर ही जो है एस इज इक्वल टू आई यानी कि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच तक जाएंगे कि हमें ये पता है कि इक्विलिब्रियम में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आर इक्वल. ठीक है. इफ़ ए डी एंड ए एस आर इक्वल, ए डी की जो हमको वैल्यू पता है कि ए डी इज़ नथिंग बट सी प्लस आई यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. सो वट एवर डिमांड यू आर डूइंग of goods or services anything, so that demand is either for consumption purpose or either for investment purpose. आप किसी भी चीज़ की डिमांड क्यों करोगे, या तो कंज्यूम करने के लिए या तो इन्वेस्ट करने के लिए. ओके. सिमिलरली ए एस जो होता है यानी कि एग्रीगेट सप्लाई जो होता है, इट स्टैंड्स फॉर सी प्लस एस यानी कि कंजम्पशन प्लस सेविंग. यानी कि जो भी प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहे हैं, वाई आर दे सप्लाइंग, दे आर सप्लाइंग इन ऑर्डर टू लेट पीपल कंज्यूम देयर गुड्स और सर्विसेज. है ना. हम सप्लाई क्यों करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि लोग उसको कंज्यूम करें. दूसरा, जो भी आप सप्लाई करोगे वो या तो कंज्यूम होना है या तो सेव होना है. ठीक है. और ये चीज़ हमने डिराइव की थी सी प्लस एस विच इज़ वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, एंड वी नो कि एग्रीगेट सप्लाई और वाई यानी कि इनकम जो होता है इट स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन प्लस सेविंग. तो एग्रीगेट सप्लाई भी क्या आ गया आपका, कंजम्पशन प्लस सेविंग. दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड. तो हम उन दोनों को जो है लिख देंगे सी प्लस आई विच इज़ एग्रीगेट डिमांड एंड सी प्लस एस विच इज़ एग्रीगेट सप्लाई. और जब मैं इसमें से सी जो कॉमन है उसको काट देती हूँ, सो आई गेट द आंसर दैट इज़ आई यानी कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग्स. ओके. तो ये दूसरा अप्रोच है जो कि काइनेजियन बोलते हैं कि इसके थ्रू भी हम इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम को प्रूव कर सकते हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या ऐसी इनकम वैल्यू होगी जिसपे इकोनॉमी का डिमांड और इकोनॉमी का सप्लाई will be equal. So before reading or before understanding the approaches which is being given by Keynesian theory, उसके पहले हमको कुछ assumption लेने होते हैं जो कि Keynesian ने बोला है. पहला assumption है इक्विलिब्रियम इज स्टडीड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. यहाँ पर जैसे कि जो 4 सेक्टर इकोनॉमी जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा, उस हिसाब से 4 सेक्टर्स होते हैं, राइट. लेकिन हमको इक्विलिब्रियम को स्टडी करते टाइम केवल 2 सेक्टर दिमाग में रखने हैं, एक है प्रोड्यूसर और दूसरा है कंज्यूमर. ओके. सेकेंड पॉइंट इज जब भी हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, दे विल बी ऑटोनोमस इन नेचर. ठीक है. इन्वेस्टमेंट अभी भी हमारे ऑटोनोमस इन नेचर होंगे, यानी कि दे विल लाइक इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी affected by the change in the level of income. Okay. Third point is price level is always constant. हमें assume करेंगे कि जो economy में है वो price constant है. There is only the forces that is demand and supply, जिसके कारण equilibrium को हम लोग find out करेंगे. The price or the price of every good, every services, anything will remain constant while studying the approaches. The fourth and the very last concept is equilibrium output is determined for short run. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो इक्विलिब्रियम होता है इट इज़ ऑलवेज फेल्ट और इट इज़ ऑलवेज अज्यूम्ड कि जो इक्विलिब्रियम है हमेशा शॉर्ट रन के लिए होगा, क्योंकि लॉन्ग रन के लिए यू कैन नॉट इमेजिन इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड जहाँ पर डिमांड और सप्लाई हमेशा कांस्टेंट रहे, हमेशा इक्वल रहे. इट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके. तो हम ये शॉर्ट रन की ही बात करते हैं.
तो इन चारों पॉइंट्स को हमको हमारे माइंड में रखना है और उसके बाद ही हम दोनों अप्रोचेस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो दीज अजम्पशंस आर applicable for both the approaches. The first approach is aggregate demand aggregate supply approach. ठीक है, तो according to Keynesian theory equilibrium उस level of income पे पता चलेगा जब भी aggregate demand और aggregate supply की value equal होगी. Now aggregate demand को अगर मैं further classify करूँ तो AD is कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू यानी कि जितना एक इकोनॉमी में कंज्यूम हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, वो वैल्यू इज इक्वल्स टू द टोटल आउटपुट। ठीक है, एज वी ऑल नो कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू टोटल आउटपुट, इजंट इट? तो जब टोटल आउटपुट और आपका कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेम हो जाती है किसी इकोनॉमी में, तो उस पॉइंट या फिर उस लेवल ऑफ इनकम को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो एज पर द अप्रोच अगर अपन ग्राफ बनाने जाएंगे, सो दिस इज 45 डिग्री लाइन विच इज एग्रीगेट सप्लाई वाली लाइन। ठीक है, विच इज टोटल ऑफ कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, राइट। सेकंड जो है हमारा है दूसरी लाइन एग्रीगेट डिमांड की लाइन। ठीक है, एंड एग्रीगेट डिमांड इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, राइट। तो यहाँ पर जो पॉइंट है जिसपे ये दोनों कर्व मीट कर रहे हैं, दिस पर्टिकुलर ई पॉइंट और वट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव, ये जो पॉइंट है दिस विल बी कंसिडर्ड एज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि इस लेवल पे जो इनकम वैल्यू होगी और आपका कंजम्पशन सेविंग इन्वेस्टमेंट होगा, उसको हम इक्विलिब्रियम या फिर एक आइडियल लेवल कहेंगे, जिस पे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इक्वल होंगे। ओके, और वो इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। So there is a typical schedule given in your books. Most probably you can find it there. तो वो आपको स्केड्यूल जस्ट फॉर योर क्लैरिटी आपको उसको बनाना है कि आपको नंबर वाइज न्यूमेरिकली समझ आ जाए, बट ग्राफ आपको फ्री हैंड ही ड्रॉ करना है। ठीक है, दूसरी बात जो है वो एक टर्म की है, दैट इज इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, इस पूरे इसमें एक टर्म आती है इफेक्टिव डिमांड। ना व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म इफेक्टिव डिमांड? तो बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर जो भी एक इकोनॉमी में डिमांड की जा रही है, वट एवर डिमांड इज बीइंग डन, इट इज फुलफिल्ड बिकॉज द सप्लाई इज देयर इन द इकोनॉमी। मतलब जिस भी चीज़ की और जितनी भी डिमांड एक इकोनॉमी में करी जा रही है एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम is being supplied in the economy. So that is the only situation which occurs at the point of equilibrium, जहाँ पर AD is equal to AS हो जाता है। Okay, तो effective demand is again an important term and you can have an eye to it for your boards exam. सो दिस इज द ग्राफ विच आई हैव एक्सप्लेन यू। अब यहाँ पर दो सिचुएशन बचती है। देखो AD इज इक्वल, देखो कोई भी ग्राफ को पढ़ने के तीन तरीके होते हैं। जब आपके पास दो वेरिएबल्स होते हैं, पहला जब फर्स्ट वेरिएबल ज़्यादा होता है सेकेंड वाले से, ठीक है, दूसरा जब सेकेंड वाले की वैल्यू ज़्यादा होती है फर्स्ट वाले से, और तीसरा जब दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो हमने ये वाला तो डिस्कस कर लिया है, ये दोनों बचे हैं और उसके हमको रेप्रिकॉशंस देखने हैं। सो फर्स्ट सिचुएशन इज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि आपकी डिमांड ज़्यादा हो रही है और सप्लाई जो है मतलब इकोनॉमी में देयर इज नो सप्लाई पॉसिबल एज पर द डिमांड। ठीक है, तो यार ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कंज्यूमर और फर्म जो है वो ज़्यादा बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर विलिंग टू बाय मोर एंड द प्रोड्यूसर आर अनेबल टू सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर यार इसका क्या सोल्यूशन है? इसका मतलब क्या है, आप खुद अज्यूम करो कि व्हेन देयर इज सो मच ऑफ डिमांड ऑफ समथिंग एंड यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट, व्हाट द प्रोड्यूसर इज गोइंग टू डू, दे विल डेफिनेटली गो and get some more employees and get some more raw material so that he can produce new output। ठीक है, तो नया आउटपुट निकालने के लिए वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करेगा ताकि जो भी इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट हो रही है उसको वो फुलफिल कर सके। ठीक है, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट लेवल विल अल्टीमेटली इंक्रीज इन दिस सिनेरियो व्हेन AD इज मोर देन योर AS। ओके, नाउ वाइसा वर्सा व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, तो एक ऐसी सिचुएशन है भाई जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनी ने प्रोड्यूस कर रखा है, बट द कंज्यूमर्स एंड द फर्म्स आर नॉट विलिंग टू बाय द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यार ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि उनकी काफ़ी सारी इन्वेंट्री भर जाएगी, द प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री और द स्टॉक लेवल विल इंक्रीज सो मच, है ना, और प्रोडक्शन तो कंटिन्यूसली चल ही रहा है। ठीक है, सो टू स्टॉप द प्रोडक्शन एंड टू ब्रिंग डाउन द इन्वेंट्री लेवल, जो भी प्रोड्यूसर्स होंगे या फिर जो प्रोडक्शन फर्म्स होंगी वो क्या करेंगी, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट लेवल को रिड्यूस कर देंगे फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ताकि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई फिर से इक्वल हो जाए। ठीक है,
सो आई होप यू हैव गॉट इट कि एडी और एएस इक्विलिब्रियम पॉइंट कब होता है और जब ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो उसके फिर क्या एक इकोनॉमी पर उसका फ़र्क पड़ता है, कितना आउटपुट पर, इनकम पर, एम्प्लॉयमेंट पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, द सेकेंड अप्रोच ऑफ द काइनेशियन थ्योरी। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द इक्विलिब्रियम लेवल इज बीइंग अचीव्ड एट द लेवल ऑफ इनकम व्हेन योर प्लान्ड सेविंग्स इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। तो हमने जस्ट लास्ट चैप्टर में कुछ टर्म्स पढ़ी थी कि प्लान्ड इन्वेस्टमेंट या फिर प्लान्ड सेविंग्स आर आल्सो कॉल्ड एज एक्स इंटे सेविंग्स एंड एक्स इंटे इन्वेस्टमेंट्स, राइट। तो जब आपके एक्स इंटे इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्स इंटे सेविंग्स आर इक्वल, so that particular level of income is considered to be on the equilibrium level। ठीक है। तो उस पॉइंट पर हम लोग equilibrium level of income को शो करते हैं, wherever s will be equals to the y। सो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो बेसिकली ये ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को डेरिवेशन करनी पड़ेगी फ्रॉम एडीएस ग्राफ। ठीक है। तो हमको पता है ये एडी यानी कि ये एग्रीगेट सप्लाई है और ये एग्रीगेट डिमांड है ना। एंड दिस पॉइंट इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं जनरली? एडी। और यहाँ पर लेते हैं हम इनकम आउटपुट या फिर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। जब हम इसको कंपेयर करेंगे या फिर जब हम इसकी मदद से सेविंग इन्वेस्टमेंट ग्राफ को बनाएंगे, तो यहाँ से ऐसे लाइन खींचते हुए, एज वी ऑल नो, हमने अजम्पशन में ही पढ़ लिया था कि हमारा इन्वेस्टमेंट लेवल विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, इट विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम। तो मैंने इसको ऑटोनोमस ही रखा है हमारे इन्वेस्टमेंट को, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इससे हम मैच करते हुए ये लाइन बनाएंगे, एंड दिस पॉइंट विल बी कंसिडर्ड एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये आपका सेविंग कर्व है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे हमारे एक्स एक्सिस पे सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर वही इनकम आउटपुट या फिर एम्प्लॉयमेंट को लेंगे। सो दिस इज द पॉइंट विच विल बी कंसिडर्ड एज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम which has been derived out of the ADAS graph, and this shows that ये particular point है इकोनॉमी में जहाँ पर जितनी इनकम लोग लगा रहे हैं वो सही है, क्योंकि जितना सेविंग हो रहा है उतना ही इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। So this is the graph. If you found that difficult to understand, you can see here। तो भाई हमने इक्विलिब्रियम की बात तो कर ली जब आपका s इज इक्वल टू आई था। अब अगेन इसके दो और सिनेरियो बनते हैं, s मोर देन आई एंड देन s लेस देन आई। ठीक है। तो फर्स्ट है व्हेन सेविंग्स इज मोर देन योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो यार ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जब हाउस होल्ड्स आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच एज द फर्म एक्सपेक्टिंग। ठीक है। एज वी ऑल नो कि वाई यानी कि आपका जो इनकम लेवल होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। ठीक है। अगर सेविंग ज़्यादा होने लगी है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? लोग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं जितना कि एक्सपेक्ट किया गया था। ठीक है। लोग जितनी, हमें पता है कि इकोनॉमी में कितनी इनकम मैक्सिमम या मिनिमम या एवरेज जा सकती है, उसमें से लोग ज़्यादा सेव कर रहे हैं एंड दे आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच एज दे शुड डू। ठीक है। विच मीन्स कि अल्टीमेटली उस इकोनॉमी की सेविंग लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है। अब यार इसका सॉल्यूशन क्या है? So if people are not willing to consume, the firms will reduce the production and the employment level, so that जो उनका स्टॉक बढ़ गया है, उनका इन्वेंट्री बढ़ गया है, वो उसको फिर से जो है इक्वल लेवल पे ला सकें, एंड सेविंग विल टर्न इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो वो ऐसी अपना प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम कर देंगे, अल्टीमेटली आउटपुट थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि लोग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। एंड वंस दिस पीपल वुड लेसर डाउन देयर आउटपुट, वो लोग प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अपनी इनकम को, जो भी उनके पास पैसा है, वो उसको इन्वेस्ट करेंगे, एंड अल्टीमेटली एस विल बी इक्वल टू आई। ठीक है। दूसरी सिचुएशन होती है व्हेन आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सेविंग कम है। तो यार ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हाउस होल्ड्स आर कंज्यूमिंग मोर एंड सेविंग लेस। ठीक है। तो यार ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर लोग खूब ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और उतना सेव नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि इन्वेंट्री ख़त्म हो जाएगी, और उसको फिर से रीबिल्ड करने के लिए जो एम्प्लॉयर्स हैं या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, अल्टीमेटली आउटपुट लेवल बढ़ाएंगे, सो दैट अगेन एस विल टर्न इक्विवेलेंट टू इन्वेस्टमेंट। सो वेदर इट इज़ एडीएएस अप्रोच या फिर दैट इज सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, दोनों में ही हमने ये पढ़ा कि अगर भैया अगर इन्वेस्टमेंट या सेविंग या डिमांड या सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो हमको किस तरह से एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद इनकम आउटपुट पे चेंज देखने को मिलता है। ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल तो होता है, बट दैट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म थिंग, है ना। इट कैन नॉट हैपन इन एन इकोनॉमी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड। ठीक है। तो यार अगर एडीएस में कुछ चेंजेस आ गया, कुछ कम ज़्यादा हो गया, सो उससे ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ता है।
नाउ टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, तो यार क्लासिक इकोनॉमिस्ट के द्वारा इक्विलिब्रियम लेवल तभी अटेन हो सकता है जब देर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्लासिक थ्योरी में ये कहा गया है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थ्योरी में ये कहा गया है कि इक्विलिब्रियम लेवल कैन ओनली बी अचीव्ड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू काइनेशियन थ्योरी विच इज इन योर सिलेबस, इट इज बीइंग डिफाइंड दैट इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड एट थ्री levels: full employment, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड इवन एट द ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, तो हम इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला आता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो यार ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर आपका ADAS तो इक्वल होता है और वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रहता है, यानी कि पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एंड आर एबल टू वर्क आर वर्किंग एट द गिवन वेज रेट्स। ठीक है, तो यार यहाँ पर इकोनॉमी में जो लोग भी काम करने को तैयार हैं, दे आर वर्किंग, है ना। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया। सो द ग्राफ विल बी वेरी वेरी नॉर्मल ग्राफ यू कैन सी, एंड ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, दूसरा आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन योर AD इज इक्वल्स टू AS। सी व्हेन AD और AS और एनी एलिमेंट व्हेन दे आर इक्वल, इट मीन्स कि वो जो दोनों एलिमेंट है वो ग्राफ में कहीं पे जाके मिल रहे हैं, उस पॉइंट पे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ADAS तो इक्वल हो रहे हैं बट द रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड। तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, यानी कि ADAS तो मिल जाएंगे भैया, पर जो रिसोर्सेज हमारे पास है, वेदर इन टर्म्स ऑफ योर इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, दे आर नॉट बीइंग फुल्ली यूटिलाइज्ड। ठीक है, so this is the point where your AD and AS is currently meeting on under employment level of income। ठीक है, लेकिन जो है मीट यहाँ पर करना चाहिए, दिस इज द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, दिस इज द आइडियल सिचुएशन। पर अभी क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जो है वो ढंग से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, इट शुड हैव बीन यूटिलाइज टिल दिस वे, लेकिन वो अभी यहीं तक यूटिलाइज हो रहे हैं, एंड दैट इज वाई योर ग्राफ इज शोइंग अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल सिचुएशन। ठीक है, सिमिलरली ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन योर AD विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, लेकिन बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है यार, फुल एम्प्लॉयमेंट तो सिचुएशन है जहाँ पर मैक्सिमम लोग जो काम कर सकते हैं कर रहे हैं। अब उसके अलावा एम्प्लॉय कैसे करें हम लोग तो क्या है, ये सिचुएशन इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि अगर जितने लोग हैं, जितने काम कर सकते हैं, वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा लोग आप कहाँ से लाओगे। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट अ वैलिड सिचुएशन इन अ प्रैक्टिकल सिनेरियो। और इवन इफ इट अराइजेस, तो क्या होता है कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा लोग काम करते भी हैं, तो उससे इकोनॉमी में केवल इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ती है, आउटपुट उतना ही रहता है, क्योंकि यू कैन नॉट अरेंज ऑल द रिसोर्सेज इवन इफ दे आर बीइंग यूज्ड एट देयर फुल कैपेसिटी। ठीक है, तो यार ये AD डैश यानी कि ग्राफ है जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा जो है हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि लोग काम करेंगे, एंड इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट विल बी मोर विच इज़ नॉट अ एग्जिस्टेबल सिनेरियो। ठीक है, तो ये था आपका ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ, and this is how we complete with the first part video of the chapter. In the second part I'll be discussing the rest of the chapter, and there how we'll be completing the chapter. Other than this, I have uploaded all the videos of your macroeconomics class 12th on my playlist, so you can go and check it out. Also, the writing skills for 9th, 10th, 11th, 12th, the very common and basic writing skills videos are also uploaded on my channel, so you can watch that also. I'll leave the links of the same in my description box. So thank you for coming to the channel and watching till here. Do subscribe if you feel so, and if there is any doubt you can comment me below in the comment section, and please hit the like button if you feel so. Thank you so much.